सो वी मूव टू द सोक्रेटिस अगेन। सो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी का आपको समझा दिया है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द सोक्रेटिस। ये लिख लीजिए कब से कब तक के आए थे, फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। फेमस कोट है, द नॉलेज इज वर्च्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लिया आपने? हिंदी में भी लिख लो, इसको समझने के लिए बहुत आसान रहेगा। कई बार वर्च्यू से कंफ्यूज होता है इंसान। ज्ञान ही सद्गुण है। गुण या सद्गुण जो लिखना है, ज्ञान ही सद्गुण है। इसी चीज को बाद में प्लेटो रिफ्यूट भी करता है। पहले किसी भी फिलॉसफी को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी कि उस टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी का इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर ही फिर इनके जो चेले आए थे उन्होंने किताबें लिखी हैं, द रिपब्लिक और वो, तो वो सारी सोसाइटी के लिए है। सोसाइटी को गवर्न कैसे करना है, और सोसाइटी के बेसिस पे उन्होंने कंपैरिजन दिया है सोल, गॉड और बाकी सारी चीजों का। इनके जो आगे वाले फिलोसफर हैं, प्लेटो। उस टाइम पीरियड पे बेसिक सोसाइटी थी जहां पर एक कुछ क्लासेस में डिवीजन था। एक था जो रूलिंग क्लास है, सेकंड था जो वॉरियर क्लास है, थर्ड है पीजेंट्स। फोर्थ क्लास भी थी जिसको बहुत ज्यादा जगह बताया नहीं जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी 4 वर्णों को समझाया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हमने चौथे, थर्ड और फोर्थ सब लोगों का अपना अपना काम था और सब लोग इंटरडिपेंडेंट थे। तो जो हमारी सोसाइटी थी वो इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी थी, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं था। भगवत गीता में एक कोट है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्रा परम तपा कर्माणि स्वभय भक्तानि स्वभाव प्रभुय गुणा। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो वर्ण का था, चैप्टर 18 का है ये, 50 समथिंग वर्स है ये। इथिक्स में बहुत यूज होती है ये। अगर इसको ज्यादा कोट करके लिखोगे तो आपको नंबर बहुत ज्यादा मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। तो चैप्टर 18 के हिसाब से जो डिवीजन हुआ था वो गुण के हिसाब से हुआ था। जो अभी मैंने आपको बताया वर्च्यू, जिसका जैसा गुण होगा उसको वैसा काम मिलेगा। मान लीजिए मेरा पढ़ाने में मन है तो मेरे को ब्राह्मण का काम मिलेगा, मेरा लड़ने में मन है तो मेरे को वॉरियर का काम मिलेगा, क्षत्रिय का काम मिलेगा। मेरा प्रोड्यूसिंग करने में मन है, व्यापार करने में मन है तो मैं वैश्य कहलाऊंगा। और मेरा सबका सेवा करने में, मैं यार काम ही करना चाहता हूं, मैं खेत में वो हली चलाना चाहता हूं, तो मुझे शूद्र समझा जाएगा। तो ये डिवीजन आपके कैटेगरी ऑफ वर्क पे हुआ है। तो इसमें भी यही समझाया गया है कि आपका वर्क क्या है उससे आपका होगा गुण विभाग। गुणों के बेसिस पे आपको डिवीजन किया गया है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट। तो जो कॉन्सेप्ट और जो इस समय लड़ाई का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बनाया है कास्ट ने, क्योंकि इसको कोट नहीं करता है कोई, क्योंकि इसको कोट करने के लिए इसे पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप मैसेज लिख सकते हैं, इसलिए टेक्स्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, तब आप डिफेंड कर सकते हैं। एथिक्स में भी मान लीजिए आपको कोई सिचुएशन देंगे तो आप डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहां था। यहां पर एक कमिटी जो फोर्थ वर्ग था, जिसे लेबर मानो आप, तो वो पूरा का पूरा एनिमल की तरह लिया जाता था। मैं आपको ये समझा रहा हूं वहां की कैरेक्टरिस्टिक सोसाइटी की। इनको ह्यूमन ही कंसीडर नहीं करते थे वो लोग।
दे आर कंसिडर्ड स्लेव्स, इसलिए वहां पर फोर्थ वर्ग नहीं है। जो यूनान की सोसाइटी है उसमें फोर्थ वर्ग नहीं है, उसमें 3 है। और इसको भी बहुत अच्छे से डिफाइन करा है आगे वाले फिलोसफर ने। इसको कह दिया जाता है फिलोसफर किंग, इसको वॉरियर, और इसको प्रोड्यूसर। ये लिख लो, ये सारी चीजें आप लिखते चले जाओ, आपको आसान रहेगा। ये लिख लो, 3 तरह की सोसाइटी थी। तो जब सुकरात का क्या काम था, सुकरात एक सोक्रेटिस एक स्कल्पचर बनाता था, स्कल्पचर बनाने वाला एक इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, नॉलेज गेन करने की। तो जब ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको आइडिया हो जाएगा कि याद कैसे रहेगा आपको। बाकी लोग आपको सिर्फ ये बता देंगे कि इनका एक कॉन्सेप्ट था आइडिया का या कॉन्सेप्ट का या फॉर्म्स का। तो आपको जब मेरे को कल पहली बार पढ़ाया गया था आज से 10 साल पहले, तो मुझे सिर्फ एक बेसिक चीज बता दी गई थी, तो उसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो जब भी मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं उन्हें स्टार्टिंग से समझाता हूं कि उन्हें समझने में टाइम ना लगे। तो वो ये चाहते थे, तो उनका एक मेथड था डायलैक्टिकल मेथड। तो नॉलेज गेन करना चाहते थे। इसको अभी रुकिए, तो नॉलेज कैसे गेन करते थे वो? नॉलेज गेन करने का उनका तरीका था सो नॉलेज, वो चाहते थे कि जिससे भी नॉलेज मिले उससे नॉलेज ले लो। तो ही फाइंड्स अ पर्सन, अभी अभी समझो तो, अभी अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ नया सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। तो नॉलेज की सर्च में वो क्या करते थे, जो भी कमाई करते थे अपनी, जैसे मान लीजिए उन्होंने 2 रुपए कमाए, तो 2 रुपए वो क्या करते थे, एक ऐसे पर्सन को ढूंढते थे, वाइस पर्सन को, जिससे वो बात करें और नॉलेज गेन करें। तो वहां पर कैफे में बैठ जाते थे पैसे कमाने के बाद, कैफे में पकड़ के उस आदमी को बिठा लेते थे, फिर कहते थे आओ कॉफी पियो और डिस्कशन करते हैं। तो फिर वो जब डिस्कशन करते थे उसको क्या कहते थे, डायलैक्टिकल मेथड। तो ये जो डायलैक्टिकल मेथड है, जो कार्ल मार्क्स ने लिया है, ईगल ने लिया है, सब यहीं से आया है। तो डायलैक्टिकल मेथड के जो जनक है उन्हें सोक्रेटिस कहा जाता है। एक और चीज, सोक्रेटिस के नाम की, सोक्रेटिस ने एक भी बुक नहीं लिखी है, ठीक है। सोक्रेटिस के नाम की, सोक्रेटिस ने खुद एक भी बुक नहीं लिखी है अपनी। ऑल द रेफरेंसेस आर गिवन बाय प्लेटो, his disciple have written all the things regarding Socrates in his book. Socrates ने अपने हिसाब से कोई भी किताब नहीं लिखी है। और Socrates is also known as first moral philosopher, क्योंकि उसकी मॉरलिटी बहुत कठिन थी। मतलब वो जिसको मॉरल मानता था उसी चीज को मॉरल मानता था। तो मॉरलिटी मस्ट बी, ये लिखो, ये सब सारी चीजें लिखते रहो, मॉरलिटी मस्ट बी यूनिवर्सल। मॉरलिटी यूनिवर्सल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पीएम के लिए अलग है और कॉमन मैन के लिए अलग है ना। अगर सच बोलना सही है तो सबके लिए सही होना चाहिए। तो मॉरलिटी मस्ट बी यूनिवर्सल। और सजा जो, अगर जो मान लीजिए चोरी कर, थेफ्ट की, इफ थेफ्ट की सजा 1 साल है, तो वो पीएम के लिए भी होनी चाहिए और कॉमन मैन के लिए भी होनी चाहिए। ये उनकी मॉरलिटी की कसौटी थी।
इसी वजह से उनको हालमेट पीना पड़ा, मतलब जहर पीना पड़ा। सो इसको समझ लेते हैं। सो डायलेक्टिकल मेथड में क्या करते थे, लिख लो डायलेक्टिकल मेथड की वो रीजनिंग लिख लो। डायलेक्टिकल मेथड मींस व्हेन पीपल टॉक विथ ईच अदर एंड क्रॉस वेरीफाइंग द थॉट एंड ट्राई टू रीगेन नॉलेज। अब डायलेक्टिकल मेथड समझ लो। सर एक बोला से बोलना सर। हाँ मैं प्लीज। व्हेन पीपल टॉक विथ ईच अदर एंड क्रॉस वेरीफाइंग द थॉट्स एंड ट्राई टू गेन नॉलेज। Cross verifying the thoughts and try to gain knowledge. When people talk to each other and cross verifying the thoughts and tries to gain knowledge. फिर से बोलूं, अगर स्पेलिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो एक बार बता दीजिएगा, मैं उसे करेक्ट कर दिया करूंगा, अदरवाइज आप चेक कर लीजिएगा बाद में। डायलेक्टिकल का है DIALECTICAL, DIALECTICAL। अब डायलेक्टिकल मेथड को बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा। आगे तो ये जो यूज करा गया है वो करा गया है थीसिस, एंटीथीसिस, कांट का नहीं है, हीगल का है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये लिखना नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं डायलेक्टिकल मेथड का जो बाकी आगे के फिलोसफर्स ने यूज किया है। उनका कहना था कि किसी भी चीज को मानो मत। अगर मान लीजिए वो उनके यहां पर एक एग्जांपल होता है कि जैसे मान लीजिए मून है, मून लाइट देता है, ठीक है, तो डायलेक्टिकल मेथड से क्या होगा, जो सामने वाला बंदा है वो ये कहेगा, ये कह रहा है मून लाइट तो देता है, ये कहेगा मून लाइट तो देता है लेकिन मून लाइट अर्थ को नहीं देता है। फिर ये क्रॉस वेरीफाई करेगा, मून अर्थ को लाइट नहीं देता है लेकिन अर्थ के आसपास तो लाइट आती है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन के बाद जो सर्टेन नॉलेज बनेगी वो थीसिस का सिंथेसिस कहा जा रहा है, उसी को वो नॉलेज मानते हैं। अब जब वो सेटिस्फाई हो जाते थे, उस बंदे को, सामने वाले को कॉफी पिला के और सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाते थे, तब वो आराम से घर आते थे। तो ये तरीका था डायलेक्टिकल मेथड का, सोक्रेटिस का, टू गेन नॉलेज। टू गेन नॉलेज का मतलब है टू रीच टू द यूनिवर्सल नॉलेज। यूनिवर्सल की मैंने इसीलिए आपको डेफिनेशन सब लिखवाई है। ऑनलाइन क्लियर है? एक बहुत अच्छा कोट है, सोक्रेटिस जब घर में जाते हैं तो सोक्रेटिस की वाइफ कहती है, यू बॉट मोर मिजरी टू योर फैमिली देन सम हाउस होल्ड अफेयर। इट मीन्स कि आपने जितनी ज्यादा तंगी घर के लिए लाई है उससे ज्यादा और कुछ नहीं लाया। मतलब आप जो सारा पैसा कमाते हो वो दूसरे को चाय कॉफी पिलाने में और नॉलेज गेन करने में लगा देते हो। जितनी तकलीफ आप घर के लिए लाए हो, जितना पैसे से ज्यादा आप तकलीफ लाए हो घर के लिए, उसका मतलब ये था उनकी वाइफ के लिए। तो वो कहते थे, थैंक्स टू गॉड, यू थैंक टू गॉड दैट you are the wife of Socrates. A hungry Socrates is much more honored in the society than a pig with filled belly या belly filled। ये उनके स्टेटमेंट है। ये लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, ये स्टेटमेंट आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं। ये कोड आप कहीं पर भी कर सकते हो नॉलेज के ऊपर। नॉलेज अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखते हैं और नॉलेज को आप डिफाइन करते हैं तो आप सोक्रेटिस के पॉइंट ऑफ व्यू को डिफाइन कर सकते हैं। देखो जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो एक बहुत वाइडर एम्ब्रेला के नीचे पढ़ा रहा हूं। मैं जानता हूं कि कहां पर यूज किया जा सकता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अच्छा, सो इट इज यू बॉट मोर मिजरी टू योर फैमिली देन सम हाउस होल्ड अफेयर, उसकी वाइफ का स्टेटमेंट है।
मतलब तकलीफ ज्यादा लाए हो। हाउस होल्ड अफेयर का मतलब घर के खर्चे के, मतलब यू बॉट मोर मिजरी टू योर फैमिली देन सम हाउस होल्ड अफेयर। तो सोक्रेटिस रिप्लाई करता है, ऑनलाइन लिख रहे हैं आप लोग? सर राइटिंग। You thank to God, you are the wife of Socrates, quote unquote लिख लीजिए, a hungry Socrates is much more honored, a hungry Socrates is much more honored in society than a pig with belly filled. इसका मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हाईलाइट करते हैं किसी भी पेपर में, तो नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज इज वर्च्यू। कहां से आया स्टेटमेंट? आपको एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू को लिखना है ना। हाँ, नॉलेज इज वर्च्यू इज गिवन बाय सोक्रेटिस। फिर ये लिख दो कि नॉलेज की वैल्यू क्या है सोसाइटी में। नॉलेज की वैल्यू क्या है? फिर आप लिखोगे कि नॉलेज की वैल्यू सोक्रेटिस क्या कहता है, एरिस्टोटल का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये सब आपको एस्से में, आंसर राइटिंग में सब यूज होते हैं, इसीलिए कोटेशंस लिखा रहा हूं, इसलिए नहीं कि ये कोटेशन है, ठीक है। तब ये पॉइंट ऑफ व्यू आप लिखोगे कि सोक्रेटिस कहता है कि आई एम मच मोर ऑनर्ड इन द सोसाइटी देन आई एम एम्प्टी बैली। मतलब मेरा सोसाइटी में जो स्टेटमेंट दिखता है, ए हंग्री सोक्रेटिस इज मच मोर ऑनर्ड इन द सोसाइटी देन ए पिग विथ फिल्ड बैली। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको ये समझने पड़ेंगे। आज यही रखें या कंटिन्यू करें? चलिए थोड़ा सा और लिख लेते हैं। सोचा था मैंने सोक्रेटिस तो खत्म हो जाएगा, प्लेटो शुरू कर दूंगा मैं आज। चलिए थोड़ी देर पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। सोक्रेटिस का एक और स्टेटमेंट लिखिए, कॉन्सेप्ट्स आर quote unquote concepts are real, percepts are not. सोक्रेटिस अपने डिसाइपल्स को कहता था, वाइज मैन को आसपास ढूंढो और जिससे नॉलेज मिलती हो उसके पास, उसको ही नमस्कार करो, किसी फालतू लोगों को नमस्कार नहीं करना है जो इधर उधर घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। जो लगे नॉलेजेबल है, जिससे नॉलेज मिलती हो, उसी को प्रणाम करो। ये सोक्रेटिस कहता था अपने डिसाइपल को। यही सारी चीजें अभी देखेंगे आप जब कंटिन्यू होगा। तो क्या हुआ, सोक्रेटाइज कॉन्सेप्ट सोक्रेटिस का ही जो रियल यूनिवर्सल या सब्सटेंस मानता है, वो कॉन्सेप्ट को मानता है। मैं लास्ट में क्या करूंगा, मैं आपको एक टैबलेट बना के इसमें लिखवा दूंगा, तो जिससे आपको आसान रहेगा कि समझना क्या क्या है। ये सारी चीजें आप समझेंगे तब आप उस डायग्राम को समझ पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट डायलेक्टिकल मेथड सोक्रेटिस ने अपने शिष्यों को कैसे समझाया, इसका एग्जांपल है। एक बार क्या हुआ कि जज, सोक्रेटिस के जो चेले थे जैसे प्लेटो और ये सब, तो काफी सारे लोग उसको मानते थे वाइज मैन। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब लोग एक बार जज के पास पहुंच गए, तो सबको खोजते रहते थे कौन वाइज है कौन नहीं है। तो डायलेक्टिकल मेथड का एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसने जज से पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मर्डरर। तो जज कहता है, ये लिख लो यार कहीं पर। अरे ये तुम्हें आसानी रहेगी ना, कैसे समझाओगे डायलेक्टिकल मेथड को? एग्जाम्पल करके तो समझाओगे डायलेक्टिकल मेथड को आप कैसे। द डायलेक्टिकल मेथड ऑफ सोक्रेटिस। कोई भी चीज वेद नहीं है, आप सब कुछ लिखते रहिए। जब मैं जब लिखता था तो मैं आपको दिखाऊं, मेरी ये कॉपी भर जाती थी, मैं इतना लिखता था। हर एक पॉइंट को मैं जो बोलता था टीचर, मैं लिख लेता था कि कौन सी चीज कब जरूरी पड़ेगी। उसके बाद जब मैं पढ़ाने आता हूं तो मैं अलग से अपने नोट्स बनाता हूं हर क्लास के। ये सारे नोट्स मैंने अलग से अपने लिए बनाए हैं, और ये नोट्स मेरे पहले के हैं। तो आपको क्लास में पढ़ाने से पहले मैं बहुत मेहनत करके आता हूं, किसी भी क्लास से पहले। तो सोक्रेटिस
ये आप सिजलिंग मतलब अपने हिसाब से लिखते चले जाइए, स्टेटमेंट्स नहीं लिखिए कि जज ने क्या कहा है, जज से उन्होंने क्या, डिसाइपल्स ने क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ यू डिफाइन द मर्डरर या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मर्डरर, तो जज रिप्लाई करता है, जज कहता है यार तुम्हें ये इतना भी नहीं पता कि मर्डरर कौन होता है, द पर्सन हु किल्स अनदर मैन। अब ये समझिए ये है डायलेक्टिकल मेथड। पहला क्वेश्चन हुआ मर्डरर की डेफिनेशन क्या है, जज से, डिसाइपल है ये जज है, तो जज ने आंसर क्या दिया, मैन हु किल्स अनदर मैन। ठीक है, ऑनलाइन मैन हु किल्स अनदर मैन। तो डिसाइपल क्या कहते हैं, यार अगर कोई भी आदमी दूसरे आदमी को मार देगा तो मर्डरर हो गया, तो ये तो यार फिर बहुत गलत बात है। तो डिसाइपल का क्रॉस, पहला क्वेश्चन आंसर मिला, सेकंड क्वेश्चन 1, डिसाइपल कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड कितना इफेक्टिव है ये आपको समझना है। इसका मतलब रीजनिंग पावर आपकी कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए क्वेश्चन रेस करने के लिए। डायलेक्टिकल मेथड टेल्स अस हाउ यू कैन इंक्रीज योर रीजनिंग पावर by cross questioning the things, by analyzing the things, by providing your argument towards a different thing. After certain interval of time you will reach to a universal conclusion. और जरूरी नहीं है हर बार यूनिवर्सल पे पहुंच जाए। तो कहते हैं if a soldier kills a man, do we consider it as a murderer? जज तो परेशान हो गया, एथेंस में तो सिर्फ ऐसे बना दिए जाते थे जज परेशान हो गया, जज कह रहा है यार ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जज कहता है आई विल टेल यू अनदर डेफिनेशन बाय एडिंग योर पॉइंट, कि अगर सोल्जर मारेगा तो उसे मर्डर नहीं करेंगे। इफ ए ordinary man kills a ordinary man, it will be considered as murderer. ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा भाई? yes sir, आप ये चेक करिए कि कैसे डायलेक्टिकल मेथड को यूज करा जाता है अपनी रीजनिंग पावर बढ़ाने के लिए। जज कहता है आई विल रीस्ट्रक्चर माय डेफिनेशन बाय सेइंग इफ ए ऑर्डिनरी मैन किल्स ए ऑर्डिनरी मैन इट विल बी कंसीडर्ड एज मर्डर। फिर डिसाइपल हंसते हैं, कह रहे यार ये तो यार बहुत गलत बात है, हमारे से डेफिनेशन, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ इफ ए डॉक्टर किल्स ए ऑर्डिनरी मैन, समझ रहे हो, इफ ए डॉक्टर किल्स ए ऑर्डिनरी मैन बाय गिविंग ए डिफरेंट मेडिसिन जिसकी वजह से वो मर जाए, तो क्या वो भी मर्डरर होगा? जज परेशान हो गया, कह रहा है तुम भाग जाओ यहां से, मेरे को नहीं खेलना तुम्हारे साथ। तो डिसाइपल जो सोक्रेटिस के थे वो सबको इसी तरीके से परेशान करने लगे डायलेक्टिकल मेथड से, और सोसाइटी में क्योस शुरू हुआ हल्का हल्का कि इस तरीके से। और जब घूम फिर के पता चलता था कि हु आर दीज पर्सन्स, तो ये समझ में आता था दीज आर द सोक्रेटिस डिसाइपल। तो इनसे पूछा जाता था आपको ये कौन करना सिखाता है, तो कहते थे हमारे टीचर, गुरु हमारे ये बात बोलते थे कि किसी भी अरे गहरे से ऐसे नमस्कार नहीं करना है, पहले उसको ये जान लेना है कि वो नॉलेजेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कई बार ये हुआ। एक और इंसिडेंट हुआ सोक्रेटिस की लाइफ में जिसकी वजह से, ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से सोक्रेटिस को वो हैमलेट पीना पड़ा, मतलब वो जहर पीना पड़ा। लेकिन सोक्रेटिस मॉरल आदमी था इसलिए उसने जहर पिया, अगर वो इमोरल होता तो नहीं पीता। और इसीलिए मॉरलिटी की जो डेफिनेशन सोक्रेटिस देता है बहुत हार्ड डेफिनेशंस होती हैं, इसीलिए उसे फर्स्ट मॉरल फिलोसोफर कहा गया, क्योंकि वो अपने
डेफिनेशंस को यूनिवर्सल करने की कोशिश करता था। ये लिखते रहो, या इंग्लिश में ही बोलूं तभी लिखोगे सब लोग, ठीक है। एक और हुआ, वहां पर गॉड इंद्र को माना जाता था। इंद्र का एक और नाम था, वो कंसर्न नहीं है समझने के लिए। तो जो ऐसा माना जाता था, जो वहां पर उस टाइम रूलर था, किंग था, तो ये माना जाता था दैट इज सन ऑफ गॉड। ऐसा माना जाता था। एक वहां पर एक ओलंपिया करके माउंटेन था, वहां पर जो उस टाइम की किंग थी, उनकी मदर खड़ी थी। तो जो इंद्र वहां से जा रहा था, तो उसने क्या करा, उसने देखा कि एक लेडी खड़ी है, बहुत अच्छी है। सो उसके साथ उसने सोचा कि मैं एक बेटा पैदा कर लेता हूं, इंद्र ने। तो सोक्रेटिस उसकी जो उस टाइम किंग थी, उसकी मदर प्रेग्नेंट हो गई विथ इंद्र से। तो सोक्रेटिस ने एक क्वेश्चन उठाया कि ये कैसा गॉड है जो ह्यूमंस को आके प्रेग्नेंट कर देता और यहां पर सारी चीजें चल रही है। तो क्वेश्चन उठा दिया गॉड के ऊपर और उसके करप्ट नेचर के ऊपर, और कह दिया कि मैं ऐसे गॉड को नहीं मानता हूं कि जो मतलब मॉल प्रैक्टिसेस करता है, ठीक है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू के बाद क्या हुआ, तो जब गॉड को डिनाई कर दिया, सेकंड, ये सोक्रेटिस का आपको बहुत कम लोग समझा पाएंगे, क्योंकि सोक्रेटिस सिलेबस में नहीं है। लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि वेस्टर्न फिलॉसफी कहां से शुरू हुई, वो थॉट प्रोसेस कहां से शुरू हुआ, जो डायलेक्टिकल मेथड आया, और हर यहां से लेके आखिरी फिलोसफर तक आज भी जो यूनान, जो ग्रीस का कॉन्सेप्ट है, वो यूज हो रहा है वेस्टर्न फिलॉसफी में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ, सेकंड एक और कॉन्सेप्ट लगा कि सोक्रेटिस हैज करप्टेड द यूथ ऑफ ग्रीक, जो आपको पहले मैंने डेफिनेशन दिया था जज वाला, ठीक है। तो गॉड को डिनाई किया, करप्ट बोला, और सोक्रेटिस डिसाइपल के, इसकी वजह से जज ने क्या किया, इसको मारने का आदेश किया। मारने वाली कहानी भी बहुत वो है, मारने वाली कहानी का ये है कि जब सोक्रेटिस को कहा गया कि 3 स्टेप्स हैं, या तो ओलंपिया से गिरा के मार दिया जाए, या हेमलेट पिला दिया जाए, एक और कोई था, तो उसने कहा मेरे को जहर दे दो, ज्यादा बेटर है। लेकिन जहर देने से आई विल डाई, my body will die if I will that drink Hamlet, it will kill my body. If you want to really kill my soul, just put me on the seat of that judge. इसका मतलब ये था कि अगर मेरी बॉडी को तो ये जहर मार देगी, लेकिन अगर मेरे को असलियत में मेरी आत्मा को भी मारना है, तो उस करप्ट जज के सीट पे बिठा दो, तो मेरी आत्मा भी मर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वही कहना कहा जाता था कि किसी करप्ट आदमी की सीट पे भी अगर किसी अच्छे आदमी को बता दो, तो उसकी आत्मा मर जाती है। ऑनलाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एथिक्स के बेसिस पे। तो ऐसी स्टेटमेंट ये देता था। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक और चीज, वो ये है बर्टन रसल। बर्टन रसल आप पढ़ेंगे। बर्टन रसल ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। आफ्टर इस बर्टन रसल 20th सेंचुरी का फिलोसफर है, उसने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी सोक्रेटिस को लेके। उसने कहा है ह्यूमैनिटी डाइड द डे व्हेन सोक्रेटिस वाज क्रूसिफाइड। लिख लो, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट इट डाउन। Humanity died the day when Socrates was crucified. Now, it is the blood of Socrates
which is running in the veins of the persons. In the veins, arteries और veins होते हैं ना, in the veins of persons. Therefore, some humanities is surviving. इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मानवता, ह्यूमैनिटी उसी दिन मर गई थी जिस दिन हमने सोक्रेटिस को क्रूसिफाइड करा था। सोक्रेटिस को मारा था, लेकिन सोक्रेटिस का जो ह्यूमैनिटीज अभी बची हुई है वो इसलिए बची हुई है क्योंकि सोक्रेटिस का ही ब्लड अभी हमारे कुछ लोगों के अंदर बह रहा है, इसलिए अभी ह्यूमैनिटीज बची हुई है। तो आज यहीं तक करते हैं, कल का हम पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देते हैं। कल कोई पढ़ना भी चाहे तो पढ़ के भी आ सकता है। कल हम सोक्रेटिस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सोक्रेटिस का कॉन्सेप्ट क्या है, फिलॉसफी क्या है और नॉलेज को उसने कैसे डिफाइन किया है। कल ये पढ़ेंगे हम लोग, और ये पढ़ने के बाद फिर हम सोक्रेटिस के बाद प्लेटो को डिफाइन करेंगे, क्योंकि आज का बेसिक क्लास थी तो पूरी क्लास उसी में चली गई। प्लेटो को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, और कोई नहीं यार, बच्चे बहुत कम है आई थिंक, ऑनलाइन में थे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ठीक है, ये रख लो आपके लिए ही है। You are currently the only person in this conference.